लेकिन अभय दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। संसद में काले कपड़े पहनकर आपने विरोध को जता दिया, लेकिन क्या आप तमाम विपक्षी पार्टियों को राहुल का नेतृत्व मानने के लिए तैयार कर लेंगे? आगे लड़ाई क्या? और लीगल ओपिनियन, आज भी आप कोर्ट नहीं गए, आप जा सकते थे कोर्ट, तो कहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है नाखून काट के शहीद तो नहीं बनना चाहते राहुल गांधी? दीपक चौरसिया जी, जहां तक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है तो मैं ये साफ कर दूं कि वो 170 पन्नों से अधिक का जो फैसला है गुजराती में है, उसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने के बाद हम बिल्कुल यथोचित अदालत में भी जाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे। ये दायित्व राजनीतिक दल होने के नाते हमारा है। जहां तक बात रही प्रतिपक्षी दलों की, तो हमने कभी नहीं कहा, हमने तो राहुल गांधी जी इस मान्यता के हैं कि वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा नेतृत्व स्वीकार्य, लेकिन हम सद्भावना प्रकट करते हैं। जिस प्रकार प्रतिपक्षी दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने का मानस बनाया, उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और अगर जो प्रतिपक्षी दलों के साथियों के जो सुझाव होंगे उसको आत्मसात भी करेंगे और एक सामूहिक दिशा तय करेंगे ताकि इस देश के प्रजातंत्र को बचाया जाए। ये क्यों परिस्थितियां निर्मित हुई? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि नियोजित रूप से इन लोगों ने जिससे मुकदमा लगवाया उसने पहले तो 24 जून 2021 को राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए थे, उसने 16 अप्रैल 2019 को केस लगाया। फिर वो कोर्ट जाता है दवे साहब की और कहता है कि फिर से राहुल गांधी जी को हर पेशी पर बुलाइए बयान के लिए, तस्दीक कराइए जो एविडेंसेस है। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी कतई आवश्यकता नहीं, वो हाईकोर्ट जाकर स्टे करा लेता है। इस बीच 7 फरवरी 2023 को अडानी जी के खिलाफ मुखरता से राहुल जी तथ्यात्मक बातें करते हैं। वो फिर हाईकोर्ट जाता है और कहता है नए एविडेंस आ गए, अब आप स्टे को वेकेट कर दीजिए। जबकि उस 11 महीने तक जब स्टे था तब तक कोई नए एविडेंस नहीं थे। आनंद फानन में न्यायाधीश महोदय उस पर फैसला लेते हैं और सीआरपीसी का 202 जिसमें उनका जुरिडिक्शन अगर कोर्ट का नहीं है तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए, कंपल्सन है। कानून कहता है, सर्वोच्च अदालत के फैसलों में लिखा है, मगर वो नहीं कराई गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दबाजी में राहुल गांधी जी के खिलाफ ये फैसला लिया जिसको ऊपर की अदालत में हम अच्छे से अपना ठीक है। मैं सीधे यहां से शहजाद पूनावाला जी के पास चलता हूं। लेकिन अभय जी, बीजेपी ने जो आरोप लगाया उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या राहुल नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं, यानी छोटी सी बात दिखाकर अपने आप को शहीद कहलवाना चाहते हैं कि मुझे बीजेपी ने शहीद कर दिया? ये जो बाइनरी है मैं उस पर आऊंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, राहुल गांधी को आपने एक मौका दे दिया सर्वमान्य विपक्ष का नेता बनने के लिए। देखिए, ऐसा है दीपक जी कि उनको कौन नेता मानता है नहीं मानता है, जनता ने पहले ही डिस्क्वालीफाई किया है। अब तक तो विपक्षी दलों के नेता भी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और कोर्ट ने भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है। परंतु काले कपड़े पहनकर काले कारनामे और काली नीयत को छिपाया नहीं जा सकता। पहले ओबीसी समाज को एक प्रकार से अपमानित करने वाला बयान देकर काली नीयत दिखाना, फिर कोर्ट के प्रति काली नीयत दिखाना, पत्रकारों को हवा निकल गई कहकर काली नीयत दिखाना, फिर आज जो आपने देखा होगा स्पीकर के चेयर पर कागज फेंका गया और काले कारनामे किए गए। और तो और बीवी श्रीनिवास उनके नेता है, क्या बोलते हैं स्मृति ईरानी जी के बारे में, सुनिए। तो स्मृति ईरानी थोड़ा गूंगे बेरी हो गया। मैं स्मृति ईरानी जैसी एक महिला नेत्री को गूंगी बहरी कहना, और आगे की पंक्ति तो मैं सुना भी नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि ये डायन थी और डायन से कैसे डार्लिंग बन के कमरे में बैठ गई, ये मैं सुना भी नहीं सकता। मुझे लगता है आज ओबीसी समाज का अपमान, संविधान का अपमान, किस प्रकार से महिलाओं का अपमान किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सामंतवादी सोच देखिए कि मैं कानून से ऊपर, मैं संविधान से ऊपर, इसीलिए एक अलग कानून की भी प्रमोद तिवारी मांग करते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, काले कपड़े पहन के तो अभय दुबे जी की पार्टी ने तो 370 हटने का भी विरोध किया। यही काले कपड़े पहनकर राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, तब उन्होंने उसका भी विरोध किया। तो ये काले कपड़े पहनने का क्या औचित्य है और किस वोट बैंक को साधने के लिए सावरकर जी तक को भी नहीं बख्शा जा रहा है, ये भली भांति देश की जनता जानती है। ये काली नीयत और काले कारनामे वाले हैं। अभय दुबे जी, जवाब दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो माफी वीर सावरकर कहते कहते राहुल गांधी उस सहयोगी को गंवा दे जिसके साथ मिलकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी का प्रयोग किया था। दीपक जी, पहले तो 2 बातों का मैं जवाब शहजाद जी की दे दूं। ओबीसी का मसला इन्होंने बताया। ओबीसी क्या है? ओबीसी जानते हैं आप? ओवरसीज बोगस कंपनी। उसको बचाने के लिए, मतलब अडानी जी को बचाने के लिए ये
उन लोगों को जो बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, ओबीसी समुदाय का इससे बड़ा अपमान आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ललित मोदी को ओबीसी बता रहे हैं आप मेहुल चोकसी को ओबीसी बता रहे हैं, आप संदेशरा को ओबीसी बता रहे हैं, आप नीरव मोदी को ओबीसी बता रहे हैं, आप अम्मी मोदी को, निशल मोदी को। अरे साहब कुछ तो शर्म करिए। देश का ओबीसी समाज अपनी खुददारी के लिए जाना जाता है, उसके प्रति कम से कम इतनी दुर्भावना मत रखिए कि उसको ओबीसी से जोड़ दिया। पर अभय जी ये तो मानेंगे ना कि पूर्णेश मोदी तो ओबीसी है, आप ये तो मानेंगे ना पूर्णेश मोदी तो ओबीसी है, देखिए जिन्होंने मुकदमा किया था। एक मिनट उन्होंने, जो मैं सोशल मीडिया पर देख पा रहा हूं, पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने वणिक समाज का अपने को बताया है और ये कुछ लोगों ने प्रामाणिक रूप से ट्वीट किया है कि वो भी ओबीसी समाज के नहीं है। प्रश्न बात इसका है ही नहीं। देखिए क्यों पीछे छिप रहे हैं, गुजरात में वो जाति ओबीसी में मानी जाती है भाई जी, नहीं सरकारी तौर पर। मैं देखिए दीपक जी, मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता। इन्होंने सिर्फ इसका संदर्भ इसलिए लिया है कि 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है उस पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। चांगचुंग लिंग, एक चीनी व्यापारी जो भारत सरकार की एजेंसियों की रडार पर है, पनामा पेपर्स में जिसका नाम है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन में वो भी साथ विनोद अडानी जी के ये प्रामाणिक रूप से खुलासा हुआ। इलारा कंपनी जो डिफेंस में, राहुल जी ने यही तो कहा कि स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी काम कर रहे हैं, जहां पर मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम उनको मिला है, उसके साथ साझेदारी इलारा की है। जो स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप जिस पर है, तो ये तो भारत की भूभागीय अखंडता, अस्मिता और हमारे सामरिक महत्व पर हमला है। आखिरी बात, मैं एक विनम्रता से बात कहना चाहता हूं दीपक जी, और ये कब हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपदा में अवसर तलाशिए, जब काले 3 कानून लाए गए किसानों के खिलाफ, तब उस समय स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। अडानी ग्रीन 6,823% की ग्रोथ करती, अडानी इंटरप्राइजेज 2519% की, अडानी ट्रांसमिशन 1288 की, अडानी टोटल गैस 897 लगातार। तो ये क्या सेबी ने नहीं देखा? डेली मॉनिटरिंग यूनिट है उनकी, तो सर्विलांस डिवीजन की, वो डेली फ्लक्चुएशन को मैप करती है। तो ये छुपाया जा रहा है, नियोजित रूप से देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दीपक जी सीधे शहजाद पुनावाला, मेरा सीधा सवाल, एक लाइन का सवाल शहजाद, उसके बाद आप संतोष के साथ जवाब दीजिएगा। शहजाद जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने एक षड्यंत्र बनाकर राहुल गांधी को फंसाया, जो आरोप इस वक्त आप पर लगा रही है कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल? तो क्या कोर्ट भी हमारे साथ इस षड्यंत्र में शामिल है? ये तो कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी हुई, परंतु दीपक जी आपके सबसे देखे जाने वाले शो पर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई इस देश ने और संवैधानिक लड़ाई लड़ी है, उसकी व्याख्या आज कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता ने किस प्रकार से की? मतलब पूरे ओबीसी समाज को फिर से एक बार गाली देने का काम हुआ है आपके शो पर। क्या आरजेडी समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है? नहीं, अब मेरी बात आ जाने दीजिए दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला। दीपक जी, हर बार मैं आपके शो पर, मुझे कभी भी बिना टोके रोके बोलना नहीं देने का मौका नहीं, मुझे अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए। दीपक जी, ये बहुत बड़ा अन्याय हर बार मेरे साथ होता है आपके शो पर। मौका दीजिए। हाँ दीपक जी, अभी उन्होंने 10 सेकंड पहले, आप रिवाइंड करके टेप सुनिए। देखिए दीपक जी कृपया, दीपक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। अभय जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। अभय जी उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। अभय जी आप ये टू विंडो का सिस्टम प्लीज, मेरी बातों में टू विंडो सिस्टम क्यों होता है आपकी पीसीआर के द्वारा?